चैप्टर नंबर 7 शुरू करने लगे जी हम आज। इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है असल में, तो एग्जाम में भी इसमें से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस तो आप समझ लीजिए। एक आधा क्वेश्चन होगा कोई कॉन्सेप्चुअल, कम से कम 2 क्वेश्चंस इसमें कैलकुलेशन के आएंगे। स्टैंडर्ड है इसका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। इसको आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। IS2 इन्वेंट्री। हमने इससे पहले पढ़ा अपना, जब एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग की हम बात कर रहे थे कि देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। उसमें मैं आपको इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल बता रहा था। तो उसमें मैंने ये बताया था कि एसेट के अंदर 2 तरह के एसेट होते हैं, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। और जो करंट एसेट है उसके अंदर इन्वेंट्री की एग्जाम्पल आती है। तो इन्वेंट्री जो है ये करंट एसेट है। इन्वेंट्री क्या है जी? दीज आर द गुड्स व्हिच आर केप्ट इन बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग और फॉर कंजम्पशन पर्पसेस। यानी ये आमतौर पे जो चीजें आपने बेचने के लिए रखी हुई है या जो आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल कर लोगे। रॉ मटेरियल भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकती हैं, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है। इसकी मिसालें हमने बहुत ज़्यादा पहले डिस्कस की हैं कि अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाते हो तो वहां पे जितना भी वो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है शेल्फ्स पे, वो सारा इन्वेंट्री है, क्योंकि सबके नीचे प्राइस टैग लगा हुआ है, सब चीजें वहां बेचने के लिए रखी हुई हैं। इसी तरह अगर आप किसी फैक्ट्री में जाओगे तो वहां पे मुख्तलिफ तरह के रॉ मटेरियल्स हैं जो कि उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने हैं, तो वो भी आपके इन्वेंट्री में गिने जाएंगे। तो वो रॉ मटेरियल आप डायरेक्टली तो बेचते नहीं हो अपने कस्टमर को, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 चीजें कही हैं, विच आर केप्ट इन बिजनेस फॉर रीसेलिंग। तो इसको हम बेच तो नहीं रहे, लेकिन इसको हम कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता चला जाऊं, उसकी अभी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको कहीं पे जरूरत पड़ेगी। तो जब हम इन्वेंट्री कहते हैं ना, तो आम तौर पे ज्यादातर लोगों के जहन में आता है कि यार एक सुपरमार्केट में जो शेल्फ पे प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं ये इन्वेंट्री है, या एक फर्नीचर शोरूम में जो फर्नीचर डिस्प्ले पे रखा हुआ है वो इन्वेंट्री है, या एक कार शोरूम में जो व्हीकल्स खड़ी हुई हैं बेचने के लिए वो इन्वेंट्री है, या किसी फैक्ट्री में जो भी उनका सामान बना के रखा दिया, फिनिश प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल है, ये सब इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री आमतौर पे जब कहा जाए तो आपके जहन में वेयर हाउस आता है, बहुत सारा सामान आता है कि यार ये सामान बेच रहे हैं। वो बिजनेसेस जो कि सामान को बेचते हैं उनके पास इन्वेंट्री होती है, आमतौर पे ये चीज जहन में आती है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक यूनिवर्सिटी है, इसके पास इन्वेंट्री होगी, या अगर एक बैंक है इसके पास इन्वेंट्री होगी, तो बहुत से बच्चों के जहन में एकदम से आता है कि यार यूनिवर्सिटी तो कोई सामान बेचती नहीं है, या यूनिवर्सिटी तो कोई चीज प्रोड्यूस करती नहीं है, बैंक कोई सामान तो नहीं बेचता, बैंक के पास क्या रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, बैंक जो है वो कोई प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर रहा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, तो इसके पास इन्वेंट्री शायद नहीं होगी। तो ये जवाब गलत है, इनके पास भी इन्वेंट्री होती है। ये जो बिजनेसेस के पास इन्वेंट्री होती है इसको आप कहते हैं कंज्यूमेबल इन्वेंट्री। कंज्यूमेबल इन्वेंट्री, जिस तरह मैंने आपको बोला कि ये चीज आपको इस वक्त एकदम तो इसकी बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी इस एक्सप्लेनेशन की, लेकिन आगे चल के कहीं आपको इसका फायदा होगा, तो जेन में रख लेना। कंज्यूमर इन्वेंट्री से मुराद ये है कि वो चीजें जो कि आप प्रोडक्शन प्रोसेस में या अपनी जो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें आप इस्तेमाल कर लो। मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी के पास या एक बैंक के पास प्रिंटर लगा हुआ है और उस प्रिंटर में पेपर्स कंज्यूम होते हैं। देखिए 2 लफ्ज होते हैं, एक वर्ड होता है यूज, एक लफ्ज होता है कंज्यूम। ठीक है, यूज और कंज्यूम फर्क है। आप प्रिंटर को तो यूज करते हो, आप प्रिंटर को तो यूज करते हो, लेकिन कंज्यूम में आप क्या करते हो, आप वो जो उसका टोनर है ना, उसका जो कार्ट्रिज है टोनर, उसको आप कंज्यूम करते हो, आप पेपर को कंज्यूम करते हो।
यानी कंज्यूम कहते हैं ऐसे इस्तेमाल को जिसके बाद वो चीज खत्म हो जाए। कोई चीज जब आप उसको इस्तेमाल करें और वो खत्म हो जाए, जैसे आपकी गाड़ी में फ्यूल, तो यू डोंट यूज फ्यूल, यू डोंट यूज पेट्रोल, यू कंज्यूम पेट्रोल, यू कंज्यूम फ्यूल, क्योंकि फ्यूल या पेट्रोल इस्तेमाल के बाद खत्म हो जाता है। कार यू यूज, लाइक मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, इजाजत दीजिए, यू यूज कार, गाड़ी इस्तेमाल करते हो, क्योंकि गाड़ी इस्तेमाल करके शाम को खत्म तो नहीं हो जाती, बट यू कंज्यूम फ्यूल, ओके, क्योंकि फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो यू कंज्यूम फ्यूल एनीवेज। तो कंजम्पशन के लिए जो चीजें रखी जाती हैं बिजनेस में, कंजम्पशन के लिए, वो भी इन्वेंट्री कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे एक बैंक है, उसमें पेपर है, पेपर कंज्यूम करते हैं, ये भी इन्वेंट्री है। किसी फैक्ट्री में फ्यूल है, फ्यूल, अब वो फ्यूल को प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम करते हैं, ये भी इन्वेंट्री है। यूनिवर्सिटी में आपके पास ये मार्कर्स पड़े हुए हैं, मार्कर्स जिनसे व्हाइट बोर्ड पे लिखा जाता है, ये यूनिवर्सिटी के लिए इन्वेंट्री है। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए पेपर्स, मार्कर्स, या किसी और ऑफिस के लिए जो आपके पास ऑफिस की स्टेशनरी होती है, ये जो आपके पास पेपर्स, पेन्स, फाइल्स, स्टेपलर्स, पेन्स, आई डोंट नो, फोल्डर्स, these all are considered as inventory also, क्योंकि ये बिजनेस में अपनी ऑपरेशंस के दौरान कंज्यूम हो जाते हैं। तो अब हमें क्या समझ आया कि इन्वेंट्री में क्या क्या कुछ आ जाएगा। वो गुड्स जो आपने रीसेल करने के लिए रखी हुई है, आप कोई सुपरमार्केट को ज़हन में रख लो, वो वो चीजें जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल हो गई हैं, यहां पे आपका रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, या आपके कंज्यूमेबल्स भी आ जाएंगे। कंज्यूमेबल की मिसाल मैंने आपको अभी दे दी है, ठीक है। तो ये सारे का सारा इन्वेंट्री कहलाता है। दे आर assumed to be converted to cash during the accounting cycle। जो हम एक अकाउंटिंग साइकिल एक साल का होता है, हम अस्यूम करते हैं कि ये दीज विल बी कन्वर्टेड टू कैश। अच्छा, कन्वर्टेड टू कैश से क्या मुराद है यार? जाहिर सी बात है कि जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसकी मदद से या कोई गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाएंगी या कोई सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, और उन गुड्स और सर्विसेज के बदले में हम पैसे कस्टमर से लेंगे, तो ये कैश में कन्वर्ट हो जाती है। असल में आपका जो भी रॉ मटेरियल है वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, आप उसको प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजार के फिनिश गुड बना के अपने कस्टमर से पैसे ले लेते हो। तो जो ये इन्वेंट्री जो है, ये आमतौर पे वो चीजें हैं जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दीज आर करंट एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट। इसको हमने पहले भी पढ़ लिया हुआ है। अच्छा, इसकी कॉमन एग्जांपल्स जो है, सुपरमार्केट में जो शेल्फ पे गुड्स पड़ी हुई है, या फर्नीचर शोरूम में जो फर्नीचर सेल के लिए रखा गया है, या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, और वर्क इन प्रोसेस, इसको आप वर्क इन प्रोग्रेस भी कह देते हो, इसको आप वर्क इन प्रोसेस भी कह देते हो, WIP। इससे मुराद है अनफिनिश्ड गुड्स, ऐसा गुड्स जिन पे अभी काम हो रहा है, ना तो अब ये रॉ मटेरियल है ना अब ये फिनिश गुड है, अभी बस ये दरमियान में है कहीं पर। Also, if there are any materials which will be consumed during the production process, जैसे कि फ्यूल, पेपर, टोनर, कार्ट्रिजेस, इस तरह की चीजें। अच्छा, अब इन्वेंट्री वैल्यू वी यूज इन बैलेंस शीट एंड इन इनकम स्टेटमेंट। जब हम चैप्टर नंबर 6 में इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे, तब हमने कहा था कि हमारी बैलेंस शीट पे क्लोजिंग इन्वेंट्री दिखाएंगे और इनकम स्टेटमेंट पे ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों को दिखाएंगे। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में क्या करते हो, कॉस्ट ऑफ सेल बनाते हो। कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला था तुम्हारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी दोनों तरह की जो इन्वेंट्री है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, ये कॉस्ट ऑफ सेल में आएगी, यानी कि ये इनकम स्टेटमेंट में आएगी। और अगर तुम दूसरी तरफ बात कर लो बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट पे क्लोजिंग इन्वेंट्री भी जाएगी। बैलेंस शीट पे तो आखिरी क्लोजिंग इन्वेंट्री जाएगी ना भाई। तो अब क्या समझ में आ गया हमें? हमें यह समझ में आ गया कि इनकम स्टेटमेंट में
ओपनिंग इन्वेंट्री जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में भी जाएगी और बैलेंस शीट में भी जाएगी, दोनों जगह पे। तो इतना तो मुझे समझ आ गया कि इन्वेंट्री जो है इसको अच्छे तरीके से अगर कैलकुलेट नहीं किया, सही कैलकुलेट नहीं किया, तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों गलत हो जाएगी। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में भी मैंने इन्वेंट्री का नंबर यूज करना है, बैलेंस शीट में भी मैंने इन्वेंट्री की वैल्यू डालनी है। और अगर मैंने किसी वजह से ये वैल्यू गलत कैलकुलेट कर ली तो मेरी इनकम स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी और मेरी बैलेंस शीट भी गलत हो जाएगी। मैं आपको इसकी एक बड़ी छोटी सी अब एक मिसाल बताता हूँ। हम सबके घरों के आसपास छोटी छोटे वो नेबरहुड में दुकानें होती हैं, सुपरमार्केट छोटा सा। मैं किसी बहुत बड़े रिटेल स्टोर चेन की बात नहीं कर रहा, वो जो छोटी नेबरहुड में आपके पास दुकान होती है ना घर के पास, उसकी बात कर रहा हूँ। मेरे भी घर के पास है, आप भी जेन में ले आइए। आमतौर पे वहां पे कोई अंकल बैठे होते हैं, कोई आंटी बैठी होती हैं, कोई फैमिली बिजनेस टाइप की चीज होती है। सोचो एक दफा जहन में, सोचो एक दफा जहन में, क्या उसने कभी अपना सामान गिनता है? वो उसके पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि वो अपनी इन्वेंट्री गिन सके। 31 दिसंबर को कभी नहीं गिनता, यकीन मानो नहीं गिनते। आप जाओ आज उस दुकान पर, जाके उससे पूछना कि यार तुम्हारी दुकान में कितने का सामान पड़ा हुआ है, तुम्हें कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकेगा। तुम्हें कह देगा कि यार पता नहीं $50,000 का है, तकरीबन 40,000 के करीब होगा, पता नहीं 35-40 का तो होगा ही, कम से कम 35 का तो होगा ही, बस इस तरह के जवाब देगा। क्योंकि उसने कभी काउंट किया ही नहीं अपना इन्वेंट्री। और अगर उसने कभी अपनी इन्वेंट्री को काउंट नहीं किया तो उसको अपने प्रॉफिट का भी नहीं पता। अगर वो तुम्हें अपनी इन्वेंट्री नहीं बता सकता कि मेरी दुकान में एग्जैक्टली इतने का सामान पड़ा हुआ है, अगर उसको इस सवाल का जवाब नहीं आता तो उसको फिर ये पता ही नहीं हो सकता कि वो कमा क्या रहा है। बस वो अंदाजे से चल रहा है, अंदाजे से चल रहा है कि बस मेरी जेब में पैसे खत्म नहीं हो रहे, मेरी दुकान पे सामान बढ़ रहा है, बस उसको इतना पता है। लेकिन कितना कमा रहा है ये उसको नहीं पता। तो ये है जी। अच्छा, इसमें अब इतना तो हमें समझ आ गया कि इन्वेंट्री जो है ये दोनों जगह पर आनी है, तो लिहाजा हमने इसको बड़ी केयरफुली चेक करना है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको इन्वेंट्री की जो कैलकुलेशन, जो भी मिसाल बता रहा था ना, वो दुकान वाली, चाचा की दुकान जो है, अंकल की जो दुकान है घर के पास, जिनको अपने घर अपनी दुकान का सामान नहीं पता, मैं आपको भी एक मिसाल उसकी दिखाता हूं कि होगा क्या। देखिए, मिसाल के तौर पे ये मैंने एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना दिया। इनकम स्टेटमेंट का ऐसा मैंने एक फॉर्मेट बना दिया। सेल्स $1,00,000 है जी, $100,000। कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 थी, परचेजेस 80,000 थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000 कैलकुलेट की। तो 80 + 40 120, 120 में से 50 निकला तो 70,000 कॉस्ट ऑफ सेल, और 30,000 हमने कह दिया हमारा प्रॉफिट है। 30,000 हमने कह दिया कि हमारा प्रॉफिट है। अब मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे अगर ये 50,000 जो हमने कैलकुलेट किया है, अगर हम इसकी जगह पर 40 कैलकुलेट कर लेते, यानी ये 40 तो ठीक था ओपनिंग का, परचेजेस भी ठीक था, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 50 थी, हमने गलती से या किसी वजह से उसको 40,000 लिख दिया, इन्वेंट्री को मैंने 10,000 कम कर दिया। जब इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री को 10,000 कम किया है तो कॉस्ट ऑफ सेल ऊपर चली गई है और प्रॉफिट नीचे आ गया है। देखो, ये नंबर एक ही है, ये नंबर भी एक ही है, ये नंबर भी एक ही है। एक ही सिनेरियो है ना, एक ही सिचुएशन है। यहां पे प्रॉफिट कितना नजर आता है? 30,000। यहां पे प्रॉफिट कितना नजर आता है? 20,000। फर्क क्यों पड़ा? कि ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, इस क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने मिसकैलकुलेट कर दिया। 50,000 का सामान पड़ा हुआ था, हमने कह दिया भाई 40,000 के। तो जैसे ही क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने कम किया, आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। याद रखना, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को बढ़ा देता
तो प्रॉफिट बढ़ जाता। देखो ऐसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 40 नहीं लिखता, 50 था ना, इसकी जगह पे 60,000 कर देता हूं, इन्वेंट्री को 10,000 बढ़ा रहा हूं। तो अब 40 + 80 120, 120 में से 60 निकला, तो यहां बच गया 60,000, और फिर यहां पे भी आ जाएगा 60,000, सॉरी 40,000। देखो यहां पे प्रॉफिट 30 के बजाय 40 हो गया। तो जैसे तुमने 10,000 से क्लोजिंग इन्वेंट्री को बढ़ाया, 10,000 से ही तुम्हारा प्रॉफिट भी बढ़ गया। अगर तुमने 10,000 से क्लोजिंग इन्वेंट्री को कम किया होता तो तुम्हारा प्रॉफिट भी कम हो जाता। अब यही वजह है, अब ये थोड़ी सी एक आपको, आप कह लो कि जब वो लोगों ने कि अकाउंटिंग में इधर उधर बेईमानी करनी होती है ना, वो टैक्स वगैरह कुछ से जान छुड़ानी होती है, कुछ झूठ बोलना होता है, कहीं पे अकाउंट्स पे मैनिपुलेशन करते हैं, तो वो जल्दी से इन्वेंट्री की वैल्यू को कम करवा देते हैं। एक बंदा जिसके पास 1 मिलियन की इन्वेंट्री पड़ी हुई है अपने वेयर हाउस में, वो इन्वेंट्री को छुपा के रखता है, किसी को दिखाता नहीं है। कभी कोई उससे पूछे ना कि तुम्हारे पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, कहेगा जी मेरे पास क्या इन्वेंट्री है, मेरे पास तो बस 100,000 का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। तो वो 900,000 की इन्वेंट्री को छुपा लेगा, यानी कम कराएगा, और जब वो उसको कम कराएगा तो उसका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा और टैक्स भी कम हो जाएगा। इसीलिए जो टैक्स डिपार्टमेंट वाले जब कभी भी आकर बिजनेस को चेक करते हैं तो सबसे पहले उसके इन्वेंट्री के ऊपर पकड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्वेंट्री को अगर कम करवा दिया जाए तो प्रॉफिट कम हो जाता है इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, कागजों के ऊपर, यानी मैनिपुलेशन इन्वेंट्री की वजह से की जाती है। तो इतना तो अब हमें समझ आ गया कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा दिखा दूंगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। तो तुम देखो इन दोनों के दरमियान तो बिल्कुल ही डायरेक्ट, हमारा तो मकसद क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, हमारा मकसद क्या है, इनकम स्टेटमेंट प्रोड्यूस करना, और हमारी इनकम स्टेटमेंट का नतीजा क्या होता है, प्रॉफिट। इनकम स्टेटमेंट से क्या निकालते हैं, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है वो तो डायरेक्टली इन्वेंट्री पे डिपेंड कर रहा है। अगर इन्वेंट्री के साथ छेड़छाड़ कर दी, अगर इन्वेंट्री को गलत कैलकुलेट कर दिया, तो प्रॉफिट भी गलत हो जाएगा। अब तुम जब उस चचा के पास जाओगे ना, जो तुम्हारे मोहल्ले में दुकान है, कि चचा तुम्हारी दुकान पे कितना माल पड़ा हुआ है, तो बोलेगा भाई मेरे पास पता नहीं यार, या 40,000 का पड़ा हुआ है या 30,000 का पड़ा हुआ है। तो बोलो भाई या 40 बोलो या 30 बोलो, क्योंकि ये दो नंबर बोलोगे तो प्रॉफिट में भी इतना ही फर्क आ जाएगा। तो एग्जैक्ट नंबर बताओगे तो तुम्हें एग्जैक्ट प्रॉफिट बता दूंगा। तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट का एक रिलेशनशिप है, समझ गए बात। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री, मैं तुम्हें इसकी एक और मिसाल भी दे देता हूं। चलो एक और मिसाल अभी नहीं दूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसको बाद में एक और जगह पे फिट करूंगा तुम्हारे साथ। अभी ये तो हो गया क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट का रिलेशनशिप, ये तो हमें समझ आ गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट का रिलेशनशिप। अब ओपनिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट का रिलेशनशिप भी तुम्हें दिखा देता हूं। ओपनिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रॉफिट दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, क्लोजिंग इन्वेंट्री गोज अप, प्रॉफिट गोज अप, क्लोजिंग इन्वेंट्री गोज डाउन, प्रॉफिट गोज डाउन। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑपोजिट में मूव करेगी, ओपनिंग इन्वेंट्री को बढ़ाओगे प्रॉफिट कम हो जाएगा, या ओपनिंग इन्वेंट्री को कम करोगे प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, यानी ये ऑपोजिट में चलेगा। बस इतना ही याद रखना। अब इसको नंबर्स के साथ साबित किया जा सकता है, मैं नहीं करूंगा, आप खुद ही कर लीजिएगा कि ये 40 के बदले में यहां पे 20 रख देता हूं। चलो ऐसे कर देते हैं, अभी कर ही देता हूं आपके साथ। क्या कर रहा हूं, ओपनिंग इन्वेंट्री को कम कर रहा हूं, 40 को हटा के 20 कर दिया, तो अब ये हो गया 20 + 80 100, 100 - 40 60, और ये हो गया 40। तो देख लो ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने कम करवाई है, ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने कम करवा दी 20,000 से, और प्रॉफिट मेरा बढ़ गया 20,000 से। तो आपको ये पेज, ये स्लाइड दिखाने का मकसद ये है कि आप एक चीज को तो अच्छे तरीके से समझ लें कि इन्वेंट्री की करेक्ट एक्यूरेट कैलकुलेशन किस कदर जरूरी है। अब वो सारे के सारे बिजनेसेस, भले छोटे हों या भले बड़े हों,
अगर वो अपने इन्वेंट्री को प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट नहीं कर रहे तो उनको अपना प्रॉफिट भी नहीं पता, उनकी इनकम स्टेटमेंट भी गलत है और उनकी बैलेंस शीट भी गलत है। Inventory is a significant figure on both statement of financial position and income statement, यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट इन दोनों के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको हमने बहुत सीरियसली लेना है। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल में आती है। अच्छा जी, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स की अब हम बात करते हैं जी। ये वही है स्लाइड जो इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो मैंने पहले बताया आपको कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इस स्लाइड में वही चीज दोबारा लिख दी गई है कि ओपनिंग इन्वेंट्री मस्ट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल, क्लोजिंग इन्वेंट्री मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इन कॉस्ट ऑफ सेल। यानी वो आप कॉस्ट ऑफ सेल में क्या कर रहे होते हो, ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करते हो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस करते हो परचेजेस और माइनस करते हो क्लोजिंग इन्वेंट्री। यही था ना कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला। तो यही लिखा हुआ है कि ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड कर दो, क्लोजिंग इन्वेंट्री को सब्ट्रैक्ट कर दो जब इनकम स्टेटमेंट बनानी हो। अच्छा, अब यहां पे हम इन्वेंट्री की एक एग्जांपल देखते हैं।